बच्चों, क्या आपने किसी अणु की संरचना का गहन अध्ययन किया है? हम सब जानते हैं कि किसी अणु के ठीक बीच में नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में लगातार परिभ्रमण करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की अपनी ऊर्जा होती है और किसी अणु के जो कुल इलेक्ट्रॉनों को 4 कोशों में विभाजित किया जाता है। के कोश, एल कोश, एम कोश और एन कोश। और प्रत्येक कोश के उपकोश भी होते हैं, जैसे के कोश का एक उपकोश, एल कोश के 2 उपकोश, एम कोश के 3 उपकोश और एन कोश के 4 उपकोश। आपको ये भी पता होगा कि के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह पाएंगे, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन और एन कोश में 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह पाते। तो इन 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉनों को उनके उपकोशों में इस प्रकार से विभाजित किया गया। के कोश के एक उपकोश में कुल 2 इलेक्ट्रॉन का वास होता है। एल कोश के 2 उपकोशों में क्योंकि कुल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो 2 उपकोशों में 2 और 6 का विभाजन हो जाता है। एम कोश में क्योंकि कुल 18 इलेक्ट्रॉन का वास हो सकता है, तो ये अपने 3 उपकोशों में 2, 6 और 10 इलेक्ट्रॉनों को विभाजित कर देता है। और एन कोश में 32 इलेक्ट्रॉनों को कुल 4 उपकोशों में 2, 6, 10 और 14 के रूप में विभाजित किया जाता है। किसी अणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, वो नाभिक से अधिक आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल नाभिक से कम होता जाता है क्रमशः। तो सबसे आखिरी शेल में या कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक से कम आकर्षण बंधन से बंधे होने के कारण वो किसी बाह्य माध्यम से रगड़ की वजह से या घर्षण की वजह से या अन्य क्रिया के कारण जो है वो बॉन्डिंग या रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों की अपने अपने कोशों में अपनी अपनी ऊर्जा होती है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, उनकी ऊर्जा कम होती है और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। किसी अणु के इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कोशों में ऊर्जाओं को हम बैंड के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अणुओं के इन ऊर्जा बैंडों को एनर्जी बैंड के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम एनर्जी बैंड या ऊर्जा बैंड के आधार पर वस्तुओं का 3 भागों में वर्गीकरण देखेंगे। यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया: चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। तो चलिए बच्चों, हम ऊर्जा बैंड के आधार पर वस्तुओं के वर्गीकरण को आइए समझते हैं। सबसे पहले चालक को समझने के लिए हम अनुमान करते हैं कि सिलिकॉन धातु से बना हुआ कोई वस्तु है जो चालक कहलाता है। तो सिलिकॉन धातु से बने इस वस्तु जो है, इसमें सिलिकॉन के बहुत सारे अणु होंगे जो पास पास अपने आप को व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि सिलिकॉन धातु जो है वो एक ठोस धातु है। और हम जानते हैं कि यदि हम एक सिलिकॉन अणु की कल्पना करें, तो सिलिकॉन का अणु क्रमांक होता है 14 और इन 14 इलेक्ट्रॉनों को 3 कोशों में विभाजित करने पर के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन
आएंगे। तो ये जो बाह्य कोश यानी एम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चालन इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बाहरी 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे सिलिकॉन के अणुओं के बाहरी 4 इलेक्ट्रॉन से आपस में अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं या बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति कार्य करते हैं। तो क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं इसीलिए इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्योंकि सिलिकॉन धातु से बने इस चालक में सिलिकॉन अणु आपस में पास जो है वो सटे हुए होते हैं, इसीलिए प्रत्येक अणु के बाहरी शेल के 4-4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्डिंग करके इनकी ऊर्जा स्तर जो है वो ऊर्जा बैंड के रूप में इस प्रकार से दिखाई देती है। एक सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए ऊर्जा स्तर को, जिनकी ऊर्जा कम होती है, संयोजकता बैंड कहते हैं यानी वैलेंस बैंड। और जिन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अधिक होती है उसे चालन बैंड कहते हैं यानी कंडक्शन बैंड। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। तो एक सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजकता बैंड और चालन बैंड जो है वो बैंड के रूप में अलग अलग इस प्रकार से दिखाई देता है। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच की चौड़ाई को एनर्जी बैंड या वर्जित अंतराल कहते हैं। इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहा जाता है। विद्युत रोधी में वर्जित अंतराल की चौड़ाई इतनी अधिक होती है कि संयोजकता बैंड से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चालन बैंड में नहीं कूद पाते। अर्थात विद्युत रोधी को सामान्य ताप पर या बाहर से यदि ऊष्मा दी जाए या विद्युत क्षेत्र भी प्रदान किया जाए तो भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो वर्जित अंतराल की चौड़ाई को पार करके चालन बैंड तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए विद्युत रोधी में विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो नहीं हो पाता। अर्धचालकों में वर्जित अंतराल की चौड़ाई जो है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए सामान्य ताप पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं कूद पाते। लेकिन अर्धचालकों को यदि बाह्य रूप से ऊष्मा दी जाए या विद्युत क्षेत्र प्रदान किया जाए तो इतनी ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में कूद जाते हैं और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड तक पहुंच जाते हैं विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अर्थात अर्धचालक शून्य या निम्न ताप पर विद्युत रोधी की भांति कार्य करते हैं और ऊष्मा या विद्युत क्षेत्र प्रदान करने पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। चालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर अतिव्याप्त होते हैं, इसलिए आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड की ओर कूद जाते हैं। अतः चालक को बाहरी ऊष्मा या विद्युत क्षेत्र प्रदान किए जाने पर वो सभी रूपों में चालक की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का गमन आसानी से होता रहता है। आशा है सभी बच्चे बैंड एनर्जी के आधार पर वस्तुओं के इस 3 वर्गीकरण को आसानी से समझा होगा। धन्यवाद।